ओके, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम दो चीज डिस्कस कर लेते हैं। एक तो करंट अफेयर्स के अंदर टॉपिक है कि हरियाणा गवर्नमेंट का एक नया रिजर्वेशन का लॉ आया है कि प्राइवेट सेक्टर में 75% रिजर्वेशन को हम मैंडेटरी करेंगे। तो उसको हम डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले अभी यूपीएससी का फॉर्म आया है, 4 मार्च 2021 को रिलीज हुआ था। तो उसके रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसी को जैसे डाउट हो कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या फिल करना है। तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एंड देन उसके बाद करंट अफेयर्स के टॉपिक को देखते हैं। तो फॉर्म को हमें कैसे भरना चाहिए, तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में है कि क्या क्या डिटेल हमें चाहिए, कौन से पेपर्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए जब हम फॉर्म को फिल करते हैं। दूसरा, फॉर्म को फिल करते हैं तो कौन से डिटेल हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने फिल कर दिया डिटेल उसके बाद बहुत डिफिकल्ट है चेंज करना। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वो चेंज होगा, बहुत डिफिकल्ट है। 2016 में एक मेरा स्टूडेंट था और उसका पीएमओ के अंदर जो प्रिंसिपल अभी सेक्रेटरी थे उस समय, पीके मिश्रा, उनको वो जानता था। उसके थ्रू उसको सेंटर चेंज कराना था तो भी नहीं हुआ। तो जस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आप किसी को जानते हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर का राइट हैंड मैन होता है। ही ऑल्सो कैनॉट डू एनीथिंग। तो एक बार जो आपने कुछ डिटेल भर दिया तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वो चेंज होगा, बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट के नियर इम्पॉसिबल है और डमी फॉर्म है। अब फॉर्म को कहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, तो upsc.gov.in पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है यूपीएससी को लेके कि अटेम्प्ट इतना होने वाला है, एज इतना होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न ऐसा होने वाला है, क्वेश्चन ऐसा होने वाला है। ये सब रूमर्स होता है। 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं एवरी ईयर, 1000 का अप्रोक्सीमेट सिलेक्शन होता है, और बाकी जो लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं, ऐसी फेक स्टोरी, रूमर्स वो स्प्रेड करते हैं। तो हमें उसमें नहीं जाना है। जो भी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे आया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसी वेबसाइट को रेफर करना, बाकी कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन को मत देखना। ये मैंने रिपीटेडली भी बार बार बोला है, लेकिन हम क्या करते हैं, इधर उधर से मतलब इंफॉर्मेशन देखते हैं, वो सब रूमर्स होता है, गलत न्यूज होता है। यूपीएससी का फॉर्म भरना है तो उसके लिए इन्होंने अलग वेबसाइट क्रिएट किया है, दैट इज upsconline.nic.in। वो वेबसाइट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो अभी आप यूपीएससी के वेबसाइट पे जाएंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो आइडिया आ जाएगा। तो अभी ये यूपीएससी का वेबसाइट है, upsc.gov.in। इसके ऊपर यहाँ पे जाना, ये सारा नोटिफिकेशन जो नया आया है। अब इसके अंदर ये नोटिफिकेशन आया, सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सेम होता है, दोनों के लिए सेम होता है, और उसके बाद मेंस अलग अलग होता है। फिर जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ये वाला लिंक आएगा। इस पीडीएफ पे आप क्लिक करोगे, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। ये पीडीएफ पे आप क्लिक करोगे तो पूरा पीडीएफ ओपन होगा और नोटिफिकेशन आएगा, और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये फॉर्म का लिंक ओपन होगा, फॉर्म का लिंक ओपन होगा। अब इसके अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो पहले पार्ट 1 हमें फिल करना है। पार्ट 1 जब हमने फिल कर दिया देन उसके बाद पार्ट 2 में हमें जाना है। तो इस वेबसाइट में हमें फॉर्म भरना है, और जो भी आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन चाहिए यूपीएससी के रिलेटेड, upsc.gov.in, वहां पे आपको मिलेगा। अब हम समझते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्या है। सो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन सिविल सर्विस, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, तो इसको समझते हैं। ऑनलाइन सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। यूपीएससी एग्जामिनेशन लेता है, दैट इज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशन लेता है। एक ही नोटिफिकेशन में दोनों एग्जामिनेशन कंसिडर करता है। इसका प्रीलिम्स सेम होता है, जो प्रीलिम्स का हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, सीसेट पेपर, जनरल स्टडी 1 पेपर, इसका सिलेबस सेम होता है।
सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। इस बार का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो वैकेंसी है, तो डेट वैकेंसी इज 712। अब ये वैकेंसी ऐसे है 690 प्लस 22 वैकेंसी है। तो जो 22 वैकेंसी है वो डिफरेंशियली एबल के लिए है, 22 वैकेंसी, तो इफेक्टिवली 690 वैकेंसी है। फॉर्म जिसको भरना है भर सकता है, बट इसमें से कितने लोगों को वो ये पास करते हैं, तो डेट इज नंबर ऑफ सीट मल्टीप्लाई बाई 13 टाइम्स। कभी रेशियो 14 होता है, कभी 13 होता है, कभी 12 होता है, कभी 12.5 होता है। नंबर ऑफ सीट मल्टीप्लाई बाई 13 टाइम, तो उससे 700 मल्टीप्लाई बाई 13 करते हैं तो समवेयर अराउंड 9000 आता है। तो 9000 लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पोस्ट है 110, तो इसमें से 13 टाइम लोगों को ये पास करेंगे, सो 110 मल्टीप्लाई बाई 13 समथिंग अराउंड 1400 सीट हुआ। अब देखो फॉरेस्ट सर्विस में जस्ट 1400 लोगों को पास करते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 9000 लोगों को पास करते हैं। दैट्स वाई इसका जो कट ऑफ होता है वो हाई होता है, कट ऑफ इसका हाई होगा। अब जैसे कि आउट ऑफ 200 मार्क्स, जैसे आपको पता है कि GS 1 के मार्क्स को ही हम काउंट करते हैं, तो आउट ऑफ 200 मार्क्स अगर हम इसमें 110 कट ऑफ एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो कट ऑफ होगा वो 130 होगा, और समवेयर 20-25 मार्क्स ज्यादा ही होता है। रीजन क्योंकि कम सीट है उसके अंदर। सो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, ये दोनों का जो प्रीलिम्स सेम होता है। प्रीलिम्स में जो हमारा मार्क्स आएगा उस अकॉर्डिंग पता चलेगा कि हम सिविल सर्विस का क्लियर कर रहे हैं या फॉरेस्ट सर्विस का क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद प्रीलिम्स आपने क्लियर कर लिया तो ये कॉमन है, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। फॉरेस्ट सर्विस का अलग मीन्स होता है, सिविल सर्विस का अलग मीन्स होगा। अगर आप ये दोनों एग्जामिनेशन दोगे तो ज्यादा बेटर है। पहला उसके पीछे का रीजन है, प्रीलिम्स में आप ज्यादा मार्क्स को टारगेट करोगे। अगर प्रीलिम्स में ज्यादा मार्क्स टारगेट करोगे, से आप 130 टारगेट करते हो, तो एटलीस्ट आपके 120-115 पे सेटल होंगे। तो IFS अगर आप टारगेट करते हो तो ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, मतलब चांसेस है, क्योंकि उसमें 20 मार्क्स ज्यादा ही आप टारगेट कर रहे हो। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि अगर मैं मेंस स्टेज को देखता हूँ, अभी फॉर्म आया मार्च 2021 में, जून में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, कॉमन है। सिविल सर्विस का मेंस कब होता है? डेट विल बी इन सितंबर 2021 मेंस होगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस कब होगा? डेट इज समथिंग अराउंड दिसंबर, इसका मेंस होगा दिसंबर 2021। आप सिविल सर्विस का प्रिपेयर कर रहे हो, मेंस खत्म हो गया, स्टिल यू हैव 2 मंथ, और उस 2 मंथ में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। IFS के मेंस में पेपर कौन से आते हैं? एक पेपर है जनरल इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसिस राइटिंग है, देन उसके बाद एसे है एंड बिट ग्रामर है। फिर उसके बाद है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में, जनरल इंग्लिश में आप कुछ भी मत पढ़ो, जस्ट एज्यूम करते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का मेंस खत्म होता है, उसके आप बाद कुछ भी नहीं पढ़ते हो, एक सिंगल वर्ड भी नहीं पढ़ते हो, देन ऑल्सो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर बहुत ईजी होता है। जनरल इंग्लिश है 300 मार्क्स का, जनरल नॉलेज है 300 मार्क्स का। उसके बाद इसके अंदर 2 ऑप्शनल होता है, एक है ऑप्शनल 1 और दूसरा है ऑप्शनल 2। अब जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें डिफिकल्टी फेस करेंगे, क्योंकि इसका जो ऑप्शनल होता है वो साइंस वाला होता है, जैसे जूलॉजी हुआ, बोटनी हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, केमिस्ट्री हुआ, तो ऐसे इसके ऑप्शनल होते हैं। तो ऑप्शनल 1 का पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर, ऑप्शनल 2 का पेपर 1 एंड पेपर 2, तो टोटल 4 पेपर ऑप्शनल का होता है। पेपर 1, पेपर 2, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 का, है ना, तो 4 हुआ। ईच हुआ 200 मार्क्स का, यानी 200 मल्टीप्लाई बाई 4, 800 मार्क्स का आपका ऑप्शनल हुआ। अब इसमें एक आइडियल स्ट्रेटजी आप क्या अडॉप्ट कर सकते हो? प्रीलिम्स में हमें ज्योग्राफी पढ़ना है, मेंस में हमें ज्योग्राफी पढ़ना है GS 1, GS 3 के लिए। तो अगर हम जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री ऑप्शन लेते हैं तो वो 80% 90% ज्योग्राफी के कॉमन है।
यानी एक्स्ट्रा आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, सपोज एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ना है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है और ज्योग्राफी के साथ बहुत ज्यादा ये करता है, ओवरलैप करता है। दूसरा इसमें फायदा है कि जिन लोगों को आईएफएस करना होता है, जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है और जो डिटरमाइन है उनको आईएफएस करना है, उनका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता है। जिनका प्रीलिम्स क्लियर होता है उनको आईएफएस करना ही नहीं है। जो 1200-1300 लोगों का जो क्लियर होता है आईएफएस का प्रीलिम, उसमें से 700-800 एग्जाम देने जाते हैं। क्योंकि मैंने सिविल सर्विस का मेंस दिया, अब मैं कॉन्फिडेंट हूं कि यहाँ पे मेरे को इंटरव्यू कॉल आएगा, चलो ये देने ही नहीं जाना है। यानी इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। लाइक जितने नंबर ऑफ सीट है, फॉर 1 सीट 7 कंपटीशन है। दूसरा, इसके सेंटर भी बहुत कम है। जैसे अगर सेंटर इसका है मुंबई है, दिल्ली है, भोपाल है, गुजरात में कोई सेंटर नहीं है आईएफएस का, तो बहुत सारे स्टेट में सेंटर तो है नहीं, तो स्टूडेंट्स वो भी देने नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है। ओनली डिफिकल्टी इज इसका प्रीलिम्स क्लियर करना। मेंस में कंपटीशन बहुत कम है। बिलीव मी, अगर आप सीरियसली 2 महीने प्रिपेयर करते हो तो ये आपका क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं कह सकता। रीजन, क्योंकि वहां पे से एक सीट है और एक सीट पे 13-14 का रेशियो है, प्लस उसके मेंस को कोई स्किप नहीं करता। हार्डली मैं किसी को ऐसा जानता हूँ जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस को स्किप करेगा। अगर उसका प्रिपरेशन ठीक नहीं भी है तो भी वो सोचता है कि ऐसे ट्रायल के लिए हम जाते हैं, हमें पता चलेगा कि आंसर हम लिखते हैं, तो वो इवेलुएट कैसे करते हैं। बट इसके मीन्स बहुत लोग स्किप करते हैं, तो बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। टोटल इसका मीन्स हुआ 300 के 2 पेपर, 200 मार्क्स के 4 पेपर, सो 1200 प्लस 800 प्लस 600, तो 1400 का इसका मीन्स होता है। उसके बाद क्योंकि कम पेपर है तो 1 मंथ में ही पूरा इवेलुएट कर लेते हैं और फरवरी से इसका इंटरव्यू चालू हो जाएगा। तो फरवरी 2022 से इसका इंटरव्यू चालू होगा और इसका इंटरव्यू होता है 300 मार्क्स का। तो टोटल 1700 मार्क्स का ये पूरा एग्जामिनेशन का स्कीम है। 1700 में जितना आप स्कोर करते हैं, बेस्ड ऑन दैट आपको कैडर मिलेगा, क्योंकि सर्विस तो एक ही है, अब आपको कैडर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। कैडर क्या है कि जैसे आप उत्तराखंड में सर्व कर रहे हैं, गुजरात में सर्व कर रहे हैं, महाराष्ट्र में सर्व कर रहे हैं, कैडर मिलेगा। ये आईएफएस ऑल इंडिया सर्विस है। जैसे आईएएस है, आईपीएस है, वैसे ही आईएफएस ऑल इंडिया सर्विस है। और इट इज लाइक यू आर ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ ए फॉरेस्ट एरिया। एक जहाँ पे भी ट्राइबल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। तो बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसका सिलेबस देखना, बहुत इजी होता है। क्वेश्चन बहुत ही, और क्वेश्चन जो ऑप्शनल में होते हैं प्रेडिक्टेबल लाइंस पे होते हैं। अगर आप 5 साल के पेपर कर लो तो हार्डली कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ऑप्शनल में जो आपको नहीं आएगा। बहुत ही प्रेडिक्टेबल लाइन पे होता है। अब सिविल सर्विस मेंस का तो पता है, टोटल इसके अंदर 9 पेपर है। पेपर ए, पेपर बी लैंग्वेज का पेपर है विच इज क्वालिफाइंग, देन एसए का पेपर है, जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3 एंड जनरल स्टडी 4, और उसके बाद ऑप्शनल का पेपर 1, ऑप्शनल का पेपर 2 है ना। तो टोटल इसके अंदर 9 पेपर है जिसमें 7 को इवैल्यूएशन के लिए काउंट करते हैं। सो आईएफएस को अगर टारगेट करोगे तो बेटर है। सिलेबस देखना, एंड बिलीव मी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको बाद में नहीं ज्वाइन करना है मत ज्वाइन करना, लेकिन एटलीस्ट दोगे तो प्रीलिम्स में आपके स्कोर इंप्रूव होगा, ये एक चांस है। अब हम आते हैं यहाँ पे, सो upsc.gov.in, वहां से सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कहीं पे कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश हो रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जस्ट रूमर्स है। एज इंक्रीज हुआ, अटेम्प्ट इंक्रीज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में केस गया, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ क्या क्या डिटेल हमारे पास होना चाहिए जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे पहले, एक हमारे पास हमारे फोटो आईडी कार्ड का किसी का भी स्कैन कॉपी होना चाहिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी फोटो आईडी कार्ड। इसका इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब पार्ट 2 आप फिल करेंगे वहां पे अपलोड करना होता है, फोटोग्राफ अपलोड करना होता है, साइन अपलोड करना होता है और कोई भी फोटो आईडी अपलोड करना होता है। तो स्कैन कॉपी ऑफ फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। से आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और है, आपका डेट ऑफ बर्थ वोटर आईडी में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, वो सब मैटर नहीं करता। 10th का जो आपका मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या है, 10th का जो लिविंग सर्टिफिकेट है एलसी है उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या है। सो डेट ऑफ बर्थ 10th में क्या है, मैट्रिकुलेशन में, एसएससी में 10th में क्या है, वही फाइनल डेट ऑफ बर्थ है। उसके अलावा कोई भी डेट ऑफ बर्थ है वो मैटर नहीं करता।
फिर स्कैन कॉपी ऑफ फोटो एंड साइन, तो ये इसको जेपीजी फॉर्मेट में ये डिमांड करते हैं और फिर कहते हैं कि 200 से 300 किलोबाइट के बीच में होना चाहिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि सारा का सारा नोटिफिकेशन उसी मोबाइल नंबर पे आएगा, तो जो भी रेगुलर आप यूज करते हैं मोबाइल, वो नंबर यहाँ पे देना। सेम ईमेल आईडी, तो ये कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली इनका कम्युनिकेशन होता है ईमेल के थ्रू होता है, तो ईमेल आईडी जिसका क्रेडेंशियल आपको पता है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड और जो रेगुलर हम यूज करते हैं। उसके बाद कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट, जैसे एससी है, एसटी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर नहीं होता है। निसर क्यों इतना लेट आ रहे हो, क्या हुआ था? अच्छा, ट्रैफिक हो गया था, सही है। तो कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, तो इसके अंदर ऐसा है कि एससी और एसटी है उसमें कोई भी क्रीमी लेयर नहीं होता है, लेकिन ओबीसी है उसमें क्रीमी लेयर होता है और एवरी 1 ईयर आपको रिन्यू कराना होता है। तो जो लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट है वही एप्लीकेबल होगा। लाइक इफ यू आर अपीयरिंग फॉर 2021 एग्जामिनेशन, 2021 का ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा। तो कास्ट 3 इयर्स तक होता है, अच्छा पता नहीं, तो इसमें मैं देखूंगा क्योंकि इस, अच्छा ठीक है। तो कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, उसका डेट है। उसके बाद ग्रेजुएशन का परसेंटेज, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग नॉर्म्स होता है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो 8 सेमेस्टर है, उसका वो एग्रीगेट देखती है परसेंटेज एलोकेट करने में, कुछ फाइनल ईयर देखती है, कुछ फाइनल सेमेस्टर देखती है। तो आपके यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से कौन सा वो काउंट करते हैं, वो ग्रेजुएशन परसेंटेज आपको लिखना है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो वहां पे ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, वो नहीं लिखना है आपको। जैसे मेरे कॉलेज में लास्ट 2 सेमेस्टर देखते थे, 7th और 8th सेमेस्टर, उसका एग्रीगेट जितना आया वो डिग्री अवार्ड करने के लिए वो देखते थे। क्या क्या हमें चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, तो एक फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है 24 मार्च 2021 एट 6 PM। लास्ट मोमेंट पे अगर हम फॉर्म फिल करते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, साइट पे बहुत ज्यादा रस है, वो हैंग हो जाता है, तो उससे हम डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे कभी भी मत रखना। फॉर्म को हमेशा ट्राई करना कि मिडल में आप भरो, उससे 2 फायदा होता है। जैसे आज फॉर्म आया, फॉर एग्जांपल 4 मार्च को फॉर्म आया और 4 के इवनिंग में ही आपने भर दिया, तो अहमदाबाद के सबसे जो आउटस्कर्ट्स में होगा वहां पे आपको सेंटर मिलेगा, उधव में, वस्त्राल में, बोपल में, वहां सेंटर मिलेगा। अगर लास्ट में भरा तो से अहमदाबाद सेंटर खत्म हो गया, तो अब आपको जयपुर, भोपाल या फिर मुंबई वो ऑप्शन दिखाएगा। तो इनिशियली भरते हैं तो अहमदाबाद का सबसे दूर वाला एरिया, अगर लास्ट में भरते हैं तो उससे चांसेस है कि अहमदाबाद सेंटर अगर एग्जॉस्ट हो गया, जैसे अहमदाबाद का कैपेसिटी 500 है, तो अब आपको अहमदाबाद सेंटर नहीं मिलेगा। दूसरे सिटी में सेंटर मिलेगा, उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आने जाने में एक तो आपका कॉस्ट भी इंक्रीज होता है, प्लस आपका टाइम भी वेस्ट होता है। नई जगह पे जाओ, पता नहीं वहां पे कंडीशन कैसा है, तो वो डिस्टर्बेंस भी अगर होता है। तो ट्राई करना कि जिस सिटी में हम हैं उसी सिटी में फॉर्म भरें, और ये कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मत रखना कि इस सिटी में फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे सेंटर है तो इससे फायदा है, इससे नुकसान है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेपर में अगर आप लिखोगे यू विल गेट मार्क्स, नहीं लिखोगे यू विल नॉट गेट मार्क्स, एज सिंपल एज इट। दूसरा है, से आप लोग 4-5 फ्रेंड हैं और आपको ऐसा लगता है कि साथ में नंबर आना चाहिए, एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में, एक ही बेंच पे नंबर आना चाहिए, तो उसके लिए एक काम कर सकते हो कि साथ में फॉर्म भर सकते हो। तो जिससे ये फायदा होगा कि आने जाने में कंपनी रहेगा, है ना, और तो बोल नहीं सकते है ना, तो आने जाने में कंपनी रहेगा। फिर कुछ सर्विस के लिए जो है वो फिजिकल रिक्वायरमेंट है। अब फिजिकल रिक्वायरमेंट यूनिफॉर्म सर्विस के लिए है, तो यूनिफॉर्म सर्विस एक है आईपीएस, फिर एक असिस्टेंट कमिश्नर आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के लिए है, सॉरी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए है। दूसरा डेनिप्स के लिए है, एंड थर्ड है पौंडीचेरी पब्लिक पुलिस सर्विस के लिए। तो 4 यूनिफॉर्म सर्विस है, और आईएफएस के लिए, इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए, तो वहां पे फिजिकल रिक्वायरमेंट स्ट्रांग है। बाकी के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है। तो हर एक सर्विस का अपना फिजिकल रिक्वायरमेंट है। तो इनकेस अगर आपको जैसे देखने में इशू है, चलने में इशू है, तो आप देखना कि उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आई गेस सारे लोग एलिजिबल होंगे, उसमें कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर फिर हमें चूज करना है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। गुजरात में प्रीलिम्स के लिए 2 सेंटर है, एक है अहमदाबाद है और दूसरा है राजकोट है, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। और मेंस के लिए अहमदाबाद है,
नॉर्मली एक ही सेंटर रखते हैं जो एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, लेकिन इस बार मेंस में 2 सेंटर रखा था। एक गुजरात कॉमर्स कॉलेज को भी रखा था बिकॉज कोविड की वजह से ज्यादा डिस्टेंस उनको मेंटेन करना होगा। तो अहमदाबाद में ही सेंटर रहता है मेंस का, और इंटरव्यू का कोई सेंटर का चॉइस नहीं है। यूपीएससी का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली धौलापुर हाउस में, वहां पे आकर होता है। फिर इसके लिए एलिजिबिलिटी है नेशनलिटी, इंडियंस भी दे सकते हैं, अदर्स भी दे सकते हैं। तो अदर्स मींस जो भूटान का है, जो नेपाल का है, वो भी दे सकता है, और इंडियंस भी दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर इन 2 डेट के बीच में लाई कर रहा होगा तो यू आर एलिजिबल फॉर 2021। सो 2 अगस्त 1989 टू 1 अगस्त 2000। आपको अगर चेक करना है आपका एलिजिबिलिटी कि आप एग्जाम में एलिजिबल हो या नहीं हो, सपोज करो 2023 में आपको चेक करना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो आप ऐसे देखना कि 2023 में से 21 माइनस करो, 2023 में से 32 माइनस करो। तो इसमें से 21 माइनस करता हूं तो ये आएगा 2002, और इसमें से 32 माइनस करता हूं तो ये आएगा 1991। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है फ्रॉम 2 अगस्त 1991 टू 1 अगस्त 2002, देन आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। सो मिनिमम एज एग्जामिनेशन के लिए 21 है और मैक्सिमम एज जनरल के लिए 32 है। सो जिस ईयर में आपको एग्जाम देना है उसमें से 21 और 32 माइनस करना, और जो 2 अगस्त से 1 अगस्त के बीच में बोथ डेट आर इंक्लूसिव, देन यू आर एलिजिबल। तो ऐसे एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो, और ये फाइनल रहता है। जीपीएससी और दूसरे एग्जामिनेशन में वो डेट चेंज करते हैं। जैसे जीपीएससी में होता है कि जिस दिन फॉर्म फिल करना है तो वो लास्ट डेट कौन सा है, तो उस लास्ट डेट को कंसिडर करते हैं एज को डिटरमाइन करने में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वो कंसिडर करते हैं 2 अगस्त से 1 अगस्त के बीच वाला कंसिडर करते हैं। एससी एसटी के लिए +5 ईयर रिलैक्सेशन है। मिनिमम एज सबके लिए 21 है, बट एससी एसटी के लिए मैक्सिमम एज है 37, 32 + 5। ओबीसी के लिए +3 है, तो 32 + 3 35 हुआ। और डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल उनके लिए +3 है। एक सर्विसमैन है, जैसे कि कोई आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है, और उसके बाद वहां से रिटायर हो जाता है और फिर वो अप्लाई कर सकता है, तो वो टिल 42 तक अप्लाई कर सकता है, एज ऑफ 42। और डिफरेंशियली एबल हैं उनके लिए 42 मीन्स 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। सो ये एज रिलैक्सेशन है डिफरेंट ग्रुप्स के लिए। तो जनरल फ्रॉम 21 टू 32 तक एग्जाम दे सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज ईडब्ल्यूएस को जनरल की तरह ही काउंट करते हैं, खाली उनके लिए 10% सेपरेट कोटा रखा है। तो एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं, अटेम्प्ट में कोई रिलैक्सेशन नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इंडिया के अंदर किसी कॉलेज से आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो भी एलिजिबल हैं, बट योर इंस्टीट्यूट शुड बी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसको रिकॉग्नाइज करे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री से किया है तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रिकॉग्नाइज करे। से आप कॉर्नेल यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से करते हो, तो अगर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना अच्छा भी वो है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। सो एनी अदर इंस्टीट्यूशन जो यूजीसी रिकॉग्नाइज नहीं है, फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करे, देन उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो एलिजिबिलिटी इसके लिए है कि आइदर आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया, और इफ यू आर इन फाइनल ईयर देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए एक है, से आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, ये 3 ईयर का कोर्स है, या इंजीनियरिंग है जो 4 ईयर का कोर्स है, बीटेक कर रहे हैं, तो इस केस में मेंस एग्जामिनेशन से पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। इन शॉर्ट, मेंस कब होगा? सितंबर 2021, उससे पहले आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। नॉर्मली आ जाता है, क्योंकि कॉलेज का जो फाइनल एग्जाम होता है वो मई में होता है, या कुछ कॉलेजेस का जून में होता है, तो जून जुलाई तक तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो मई 2021 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। जो लोग एमबीबीएस करते हैं, 5 ईयर का कोर्स है, उनका इंटर्नशिप ये इंटरव्यू से पहले खत्म हो जाना चाहिए। अब इंटरव्यू कब शेड्यूल है?
दैट इज इन February 2022। तो इनका फाइनल जो इंटर्नशिप है February 2022 से पहले खत्म हो जाना चाहिए एंड देन ओनली दे कैन अप्लाई। तो ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, बट जिनका डिग्री कंप्लीट हो गया है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन अप्लाई। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट जनरल कैंडिडेट के लिए है 6 है, 6 बार आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। अब अटेम्प्ट कैसे काउंट होता है? नॉर्मली आपने फॉर्म फिल किया, इट इज नॉट काउंटेड एज अटेम्प्ट। आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं, किसी भी एक पेपर में अपीयर होते हैं, देन अटेम्प्ट विल बी काउंटेड। से मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाता हूँ, वहाँ पे अटेंडेंस होता है, एक फॉर्म आता है जहाँ पे आपको अपना नाम और डिटेल फिल करना होता है, और वो फिल करने के बाद आप कहोगे कि मुझे अब एग्जाम नहीं देना है, देन ऑल्सो योर अटेम्प्ट विल बी काउंटेड। सो इन शॉर्ट, आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होते हैं, अटेंडेंस मार्क करते हैं, योर अटेम्प्ट विल बी काउंटेड। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट है। अगर आप श्योर नहीं है, से इस बार आपका प्रिपरेशन आपको लगता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर नॉट श्योर, तो आप क्या करो कि फॉर्म भरो इस बार IFS में, इसके भी आपको 6 अटेम्प्ट मिलेंगे। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, इसका भी आपका 6 अटेम्प्ट मिलेगा। तो आप IFS में फॉर्म भरते हैं, इस बार का एग्जाम देते हैं जस्ट चेक करने के लिए, तो इसमें से एक आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी आप 5 ही बचेगा, बट सिविल सर्विस का 6 आपका इंटेक्ट रहेगा। तो यानी आपका अटेम्प्ट भी वेस्ट नहीं होगा और आपके पास जो है ओवरऑल जो है वो 6 अटेम्प्ट रहेगा। बट कभी ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मत पढ़ना। रीजन उसके पीछे है कि आप कितना भी पढ़ लो, से 10 साल पढ़ लो, देन ऑल्सो यू विल नॉट फील कंफर्टेबल। जब आपने स्टार्ट किया, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस समय भी आप कंफर्टेबल फेस नहीं करेंगे, और जब आप 3-4 साल प्रिपेयर कर लो तभी भी आप कंफर्टेबल फेस नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है। इसमें कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, कोई फिक्स वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन नहीं है, तो ऑलवेज यू विल फील अंडर कॉन्फिडेंट। तो अटेम्प्ट जो है वो कोई गोल्ड माइन तो है नहीं कि उसको बचा के हम रखेंगे और फिर कुछ करेंगे, तो अटेम्प्ट का कुछ काम नहीं है। कल मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसा कहा गया था कि जब हम कभी ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और हम वेल ऑर्गेनाइज होकर ये काम करेंगे, तो डेट इज अ सिक माइंडसेट। ऐसा कभी नहीं होता। आप जो रूटीन काम हो उसी में धीरे धीरे आपको इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा, और अगर वो आप नहीं करोगे तो उसमें आप कभी डेवलप नहीं करोगे। तो जो लोग बहुत वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, दे डोंट डू एनीथिंग इन देयर लाइफ। दोज हु आर बिट डिसऑर्गेनाइज और धीरे धीरे इंक्रीमेंटल अप्रोच होता है, वो लोग लाइफ में कुछ करते हैं। और हमें क्या करना चाहिए कि आइडियल चीजों को कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, इस बार ठीक से प्रिपरेशन नहीं हुआ, अगले साल अगले टर्म में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। अभी इस साल प्रॉब्लम था, जॉब का प्रॉब्लम है, कॉलेज का प्रॉब्लम है, अगले साल बहुत अच्छे से करेंगे। बिलीव मी, ये कभी नहीं आएगा। तो इसी में से आपको प्रिपेयर करना है। और वैकेंसीज अब देखना, आपने भी देखा होगा नोटिफिकेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि प्रिपेयर करते करते कैसे इम्प्रोवाइज करें। कोई बेस्ट टाइम कभी आने वाला नहीं है। तो अटेम्प्ट कोई ऐसा नहीं है गोल्ड माइन है जिसको आप बचा के रखोगे। 6 अटेम्प्ट इज मोर देन इनफ। अगर आपको करना होगा तो 6 अटेम्प्ट में कर लोगे, नहीं करना होगा तो 50 अटेम्प्ट भी है तो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो डेट्स वाई ये सब चक्कर में मत पड़ना। SC/ST के लिए अटेम्प्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इनके लिए 37 एज लिमिट का रेस्ट्रिक्शन है कि 21 से स्टार्ट होकर 37 तक की जितनी बार चाहे एग्जाम दे सकते हैं। OBC के लिए 9 अटेम्प्ट है, जनरल के लिए 6 + 3, डिफरेंशियली एबल के लिए 9 अटेम्प्ट है, 6 + 3। रेस्ट्रिक्शन ऑन एप्लीकेशन, अगर आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलता है और इंडियन फॉरेन सर्विस मिलता है, देन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 2020 के एग्जाम में मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला, इंडियन फॉरेन सर्विस मिला, जिससे डिप्लोमेट बनते हैं, ग्रुप A सर्विस है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट आपको दूसरा सर्विस मिला है, यू कैन अप्लाई। लेकिन इसमें भी एक है कि मुझे IAS मिला और मैं रिजाइन करके और फिर से मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन रिजाइन करके फिर से अप्लाई करना तो मतलब आई डोंट थिंक ये कोई सेंस बनाता है। तो IAS और IPS वो IFS अप्लाई नहीं कर सकते हैं। IPS सिर्फ एक बार फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एक बार। जैसे 2020 में मुझे IPS मिला, तो मे बी 21 में, 22 में, कभी भी जब तक मेरा एज अटेम्प्ट बाकी है, 1 टाइम आई कैन फिल फॉर्म, उसके बाद फिल नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं फॉर्म फिल करूंगा उसमें IPS चूज नहीं कर सकता, आई कैन चूज अदर सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम IPS। तो ये रेस्ट्रिक्शन है अप्लाई करने के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड, हर एक सर्विस के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। ये गलत है, ये अपडेट नहीं किया मैंने।
दिस विल बी 4th ऑफ मार्च 2021। तो फिजिकल स्टैंडर्ड हर एक सर्विस स्पेसिफिक है। फीस मेल कैंडिडेट फ्रॉम जनरल सेक्शन एंड ओबीसी उसके लिए 100 रुपीज है, फीमेल के लिए फ्री है, SC ST डिफरेंशियल एबल के लिए फ्री है। से आपने एप्लीकेशन फाइल किया और आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि वेदर सारे डिटेल्स आपने ठीक से फाइल किया नहीं किया, आपको जैसे डाउट आ रहा है कि फोटो मैंने सबमिट किया वो ठीक से किया या नहीं किया, सिग्नेचर मैंने सबमिट किया ठीक से किया कि नहीं किया, जब भी ऐसा आपको डाउट आता है तो आप दोबारा फिर से फॉर्म भर दो। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो हमेशा आपके अंदर इनसिक्योरिटी रहेगा कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ या मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। एक बार आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो उससे अच्छा फिर से फॉर्म भर दो, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये जाएगा। और फिर से अगर हम फॉर्म भर देंगे तो जो लेटेस्ट फॉर्म आपने भरा है वो काउंट होगा। आप अगर मल्टीपल एप्लीकेशन करते हो तो लेटेस्ट एप्लीकेशन विल बी काउंटेड। तो कभी भी कुछ डाउट लगे फॉर्म को फिल कर देना। वैसे तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, बहुत रेयर केस में रिजेक्ट होता है, जैसे फॉर्म भर दिया फीस नहीं पे किया तो रिजेक्ट होगा, फॉर्म भरा हमने और दूसरा फोटो ठीक से अपलोड नहीं किया, साइन ठीक से अपलोड नहीं किया, कुछ भी नहीं दिख रहा है तो फॉर्म रिजेक्ट होता है। बहुत रेयर केस में रिजेक्ट होता है, बट यस रिजेक्ट होता है। उसके बाद फॉर्म में हमें क्या क्या चूज करना है, तो सबसे पहले जेंडर को चूज करना है। तो जेंडर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ये 3 जेंडर हैं। उसके बाद नेशनैलिटी है, तो इंडिया और अदर, अगर आप अदर हैं तो देन यू हैव टू स्पेसिफाई। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, तो दैट इज अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोवर एंड डिवोर्सी, इसको चूज करना है हमें। देन फिर पूछा जाएगा कि इफ यू आर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी लाइक लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस है, हियरिंग इम्पेयर है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। अगर येस करते हो तो डिसेबिलिटी का डिटेल वो मांगेगा, नो करते हो तो कोई डिटेल नहीं। उसके बाद कम्युनिटी, तो EWS, जनरल, OBC, SC ST, आप किस में बिलोंग करते हैं तो ये आपको चूज करना है। फिर आएगा कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो अगर आप यस कहते हो तो यहाँ पे फिर रिलीजन चूज करने का आएगा। हिंदुइज्म मेजोरिटी रिलीजन इंडिया का, देन मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन और जैन, ये माइनॉरिटी रिलीजन इंडिया के 6 रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी रिलीजन। इससे इफेक्ट क्या है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट जब रिक्रूटमेंट लेती है तो SC के लिए, ST के लिए, वुमेन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए एंड समटाइम OBC डिफरेंशियली एबल के लिए वो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग करती है। 15 डेज 20 डेज का वो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है और जिसमें उनको वो गाइड करती है कि देखो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, या किसी गेस्ट लेक्चर को बुला के वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। UPSC में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट जो बैंक के एग्जामिनेशन है, इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन, उसमें करते हैं। इसमें भी इनके पास ऑप्शन है, चाहे तो कर सकते हैं। तो अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी फिल करते हो तो इनकेस गवर्नमेंट कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करता है जो रिक्रूटिंग बॉडी है, तो उसके लिए वो आपको इनवाइट कर सकता है। बट UPSC अभी तक नहीं करता है, दूसरे एजेंसीज करती है, लाइक SSC भी पहले करती थी। तो माइनॉरिटी का आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद फी रेमिशन, तो फी एग्जम्पशन SC ST PH और फीमेल को नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज OBC को, जनरल कैंडिडेट को फी देना पड़ेगा। माइनॉरिटी के लिए कोई फी रेमिशन नहीं है, यू हैव टू पे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो 2 है, ऑलरेडी पास्ड डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, और अपीयरिंग एट द डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मींस यू आर इन फाइनल ईयर और आपने पास कर दिया है। जब आप चूज करोगे कि आप डिग्री कर रहे हो तो ये पूरा एक लिस्ट आता है कि किस में आप कर रहे हो। तो एक है डिग्री इन एग्रीकल्चर, अब जैसे कि बीकॉम किसी ने किया है तो यहाँ पे कॉमर्स कहीं पे मेंशन नहीं है, तो आप इसको अदर्स चूज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कॉमर्स मेंशन नहीं है। या फिर उसको फिर जो है कि आप कोई सब्जेक्ट देख सकते हो, जैसे हाँ स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो, या शायद मैथमेटिक्स भी आता होगा कॉमर्स में, बिजनेस मैथ्स है, मैनेजमेंट भी आता है, उसको भी चूज कर सकते हो, इकोनॉमिक को भी चूज कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि मतलब आपको क्या लेना है, बट अदर्स लेके बैचलर ऑफ कॉमर्स लिख लो, इनफ है। देन आपको किस में फॉर्म भरना है, यू वांट टू फिल द फॉर्म फॉर ओनली सिविल सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, या दोनों के लिए फॉर्म भरना है, सिविल सर्विस या फॉरेस्ट सर्विस।
दोनों के लिए फॉर्म भरोगे, दोनों में अटेम्प्ट काउंट होगा, एक के लिए भरोगे तो उसमें ही अटेम्प्ट काउंट होगा। तो आप देखना कि किसमें आपको इंटरेस्ट है और किसमें आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसमें आप जा सकते हो। उसके बाद ये सारा फॉर्म आपने फिल कर दिया, उसके बाद ऐसा एक पॉपअप आएगा और उसमें लिखा होगा कि जो भी आपने फिल किया है अब इसके बाद आपको कोई भी चेंज अलाउ नहीं करेंगे। सो नो चेंजेस अलाउड इन स्पेसिफिक डिटेल लाइक सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ऑप्शनल सब्जेक्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है 4 जगह पे हम लिखते हैं, इंटरव्यू आपको कौन से मीडियम में देना है, ऑप्शनल आपको कौन से मीडियम में देना है, जीएस का पेपर कौन से लैंग्वेज में देना है, एंड जो कंपलसरी पेपर है वो कौन सा लैंग्वेज का चूज करना है, उसमें कोई चेंज अलाउ नहीं होगा। कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का पेपर कौन से लैंग्वेज में लिखना है, सेंटर ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये एक बार आपने फिल कर दिया उसके बाद चेंज अलाउ नहीं करते हैं। 2-3 चीजें मिस्टेक कभी नहीं होना चाहिए, बाकी मिस्टेक होगा तो चल भी जाएगा। एक आपका नेम का स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इनकेस आपका सिलेक्शन हो गया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रूव कि जो ये नाम है वो आप ही हो। जो भी आप नाम डालते हो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और वो कोई भी आपके पास आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, उसमें से सामने रख के ही फिर लिखना। मिस्टेक हो गया। दूसरा, फिर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नॉट ए सिंगल डे का, क्योंकि वो भी प्रूफ करना डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, ऑप्शनल पेपर, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे कि अगर से एड्रेस में कुछ आपने मिस्टेक कर दिया तो वैसे लेटर वेटर तो भेजते नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा, जैसे कि आपने कॉलेज के नाम में कुछ मिस्टेक कर दिया वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेम, डेट ऑफ बर्थ, वैसे तो नहीं कुछ मिस्टेक करो देन इट विल बी गुड, बट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेंटर, लैंग्वेज, ऑप्शनल, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद एज रिलैक्सेशन को क्या आप क्लेम कर रहे हैं, अगर आप ओबीसी में हैं, एससी में हैं, एसटी में हैं, डिफरेंशियली एबल हैं तो एज रिलैक्सेशन आप क्लेम कर सकते हैं। कौन सा फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना है, सो एनीवन यू कैन अपलोड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड वोटर आईडी कार्ड। कॉलेज का आईडी कार्ड इसमें नहीं चलेगा। अब वैकेंसीज इस बार का हम देखते हैं। सो लास्ट अगर 6 ईयर के मैं वैकेंसी को कंपेयर करूं तो इस बार का वैकेंसी है 712, बट हमें 712 में से 690 ही कंसिडर करना है, क्योंकि 22 जो हैं वो उनके लिए हैं जो डिफरेंशियली एबल्स हैं। तो अभी हम जिस टाइम में हैं, अभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में 3 चेंजेस अगर हो रहा है। फर्स्ट चेंजेस हो रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज रिड्यूस हो रहा है डे बाय डे। अब इसको आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1079 था, दैट वाज इन 2016, और अभी का अगर मैं वैकेंसी देखता हूं तो दैट इज अराउंड 65% जो 2016 में वैकेंसी था। हाईएस्ट यूपीएससी का वैकेंसी आया था दैट वाज इन 2013, दैट इज एट 1300 वैकेंसी आया था। अभी अगर देखो तो कह सकता हूं कि मैं ऑलमोस्ट उसके हाफ अभी वैकेंसी आ रहा है। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट सारे जो पोस्ट हैं वो फिल्ड है। दूसरा, इस बार के एग्जामिनेशन के लिए रीजन है कि पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, उसके लिए कोई इस बार पोस्ट नहीं है। दूसरा, रेलवे की 3 जो सर्विसेज थी, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस और इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, सो आईआरपीएस, आईआरएएस, आईआरटीएस, इन तीनों को हमने मर्ज करके एक नया सर्विस क्रिएट किया, दैट इज इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। पहले इंडियन रेलवे का के लिए एग्जामिनेशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होता था, अब उसको निकाल दिया और अब उसका रिक्रूटमेंट के लिए रेलवे अलग से वैकेंसी निकालेगी, यानी 3 सर्विस को निकाल दिया। पौंडीचेरी पुलिस सर्विस के लिए इस बार कोई वैकेंसी नहीं है तो 4 सर्विस गायब हो गया। तो टोटल हमारे पास 24 सर्विस है, उसमें से 5 सर्विस का निकाल दिया हमने, एक और कोई सर्विस निकाला, 5 सर्विस को निकाल दिया, तो 19 सर्विस के लिए इस पर एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वैकेंसी कम है। तो वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब में कम हो रहा है, बी इट आप एसएससी को देखो, आईबीपीएस को देखो, एलआईसी को देखो, हर एक गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज कम हो रहा है। उसके पीछे का रीजन है, पहला रीजन है कि गवर्नमेंट के पास एक तो मैन पावर ज्यादा है,
दूसरा, गवर्नमेंट अगर मैन पावर को रिक्रूट करेगी, उसके पास पैसा भी होना चाहिए उनको सैलरी देने के लिए, तो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक कंडीशन बिट ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट पैसा कैसे देगी। और नंबर थर्ड है, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट को कम से कम सेक्टर में रहना चाहिए, मोस्टली रेगुलेशन में। तो जब गवर्नमेंट कंपनीज ही नहीं रहेगी, गवर्नमेंट के पास जॉब ही नहीं रहेगा, तो नया रिक्रूटमेंट कैसे करेगी। तो वैकेंसीज कम हो रहा है। वैकेंसीज का इफेक्ट क्या होता है, कट ऑफ पे होता है इफेक्ट। जैसे कि 13 टाइम नंबर ऑफ सीट मैं लोगों को प्रीलिम पास करूंगा, तो यहाँ पे लोग प्रीलिम्स पास होंगे समवेयर अराउंड 15,000, यहाँ पे लोग प्रीलिम्स पास होंगे समवेयर अराउंड 9,000। तो सी द डिफरेंस। अगर सपोज आपका 9,001 रैंक आता है, प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, तो आप एग्जाम से बाहर चले गए। दूसरा, एग्जाम में अभी चेंजेस हो रहा है कि मोर पीपल और मोर कैंडिडेट्स अब अप्लाई कर रहे हैं। मैं जब कॉलेज में था तो 60 का हमारा क्लास था, तो हार्डली उसमें से 3 या 4 कोई होगा जो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा होगा, बिकॉज कॉलेज में कंपनीज आती थी। 50-60% लोगों का हो जाता था। बाकी जिनका नहीं होता था जॉब, वो फिर बाहर जाते थे ऑफ कैंपस में, और उनको इजीली जॉब मिल जाता था। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम ऑफ 2010, जब इकोनॉमी हमारा ठीक ठाक था और एडिक्वेट जॉब अपॉर्चुनिटी था। बट अगर मैं अभी सेम कॉलेज में देखूं, तो अराउंड 50% या मोर देन दैट वो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप अपने कॉलेज में भी देखना कि मतलब अभी ये प्रपोर्शन इंक्रीज हो रहा है। डिफरेंट कॉलेज होगा, डिफरेंट प्रपोर्शन होगा, बट प्रपोर्शन इंक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट एग्जाम का अवेयरनेस वो भी अब इंक्रीज हो रहा है। तो नाउ मोर एंड मोर कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग, और इसके लिए आप देखना कि कितने लोग अप्लाई करते हैं पोस्ट के लिए, वो भी अब इंक्रीज हो रहा है। थर्ड, एग्जाम में चेंजेस हो रहा है। पहले जो एग्जाम था बहुत कन्वेंशनल था, लाइक हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। ये इंफॉर्मेशन बेस है, ऑलमोस्ट सबको आएगा। तो कन्वेंशनल वे में आप प्रिपेयर करो, जैसे हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में देख लो कि ये टूर्नामेंट कौन जीता है, ये अवार्ड कौन जीता है, इसका डेथ हुआ है, इस पर्सनालिटी का, वो किसके साथ एसोसिएटेड है। आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब एग्जाम को टफ हमने इसलिए बनाया कि जैसे कि अब 200 है, 200 में से मेरा 190 आ गया, 190 आ गया, और फिर भी मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। अब मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा कि सर इतना हाई कट ऑफ है, 95% कट ऑफ, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो अब एक काम करते हैं, एग्जाम को टफ बनाते हैं। 50-60% क्वेश्चन जो है एनालिटिकल रखते हैं, तो कट ऑफ आएगा मेरा 90 होगा, और मेरा मार्क्स आया 89। तो मैं कहूंगा ठीक है, बहुत कम मार्क्स आए इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एग्जाम को अगर सिंपल रखेंगे, बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, और हाई कट ऑफ पे किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगा। गुजरात में जीपीएससी के रिलेटेड यही होता है कि जब भी जीपीएससी का रिजल्ट आता है, कोई ना कोई हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करता है। वो एग्जाम का पूरा प्रोसेस 6 महीने 8 महीने डिले हो जाता है, और उसके बाद जो है वो फिर कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक्स होते हैं, उसको ठीक करना होता है। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अब एग्जाम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। अर्लियर प्रिपरेशन फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन वाज बिट इजी, और नाउ ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो अभी हम इस एज में एग्जामिनेशन दे रहे हैं कि वैकेंसीज रिड्यूस हो रही है, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, और एग्जाम अप्लाइड हो गया है, इन्फ्रेंस बेस हो गया है, ओपिनियनेटेड हो गया है। अब इस टाइम में हम क्या करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऐसा नहीं है कि हमें परेशान होना चाहिए इससे, हमें जस्ट अपने प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी को चेंज करना चाहिए। रीजन, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना भी आए, 1000 हो, 10,000 हो, 600 हो, 400 हो, हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए। पूरे गांव को तो सिलेक्ट करवाना नहीं है, एक ही चाहिए। तो हमें बस ये सोचना है कि वो एक बेस्ट हम कैसे बन पाएंगे। दूसरा, एग्जामिनेशन अगर ट्रेडिशनल होगा, तो जैसे कि आज से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, अभी आप लक्ष्मीकांत परचेज करके लेके आए और उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन जो 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहा है उसको तो सब कुछ पता होगा, यानी उसको तो एडवांटेज है। तो एग्जामिनेशन अगर फैक्ट बेस होगा, इंफॉर्मेशन बेस होगा, तो सीनियर्स को बेनिफिट करेगा। लेकिन एग्जामिनेशन एनालिटिकल होगा तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगा, सीनियर, जूनियर, मिडिल लेवल सबको हेल्प करेगा। तो एग्जामिनेशन अभी लेवल प्लेइंग फील्ड है। कोई अगर 4 साल 5 साल से प्रिपेयर कर रहा है और आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, से अभी बिगिनर हो, तो भी आप उसके साथ compete कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ एडवांटेज है, तो ये एक गुड पार्ट है। तो एग्जामिनेशन जितना एनालिटिकल होता है तो न्यू कमर को उतना बेनिफिट करता है, लेकिन एग्जामिनेशन अगर ट्रेडिशनल है तो वेटरन को ज्यादा हेल्प करता है। तो आप देखना कि
अभी जो है एग्जामिनेशन जैसा चेंज हो रहा है, जो 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहा है अब उसका टाइम खत्म हो गया। वो अब एग्जाम देगा तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 3-4 साल से पढ़ रहा है, उसके लिए अपना प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी पूरा चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है उसके लिए इजी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना और न्यूज़पेपर को पढ़ना और फिर प्रिपेयर करना। तो हम इस एज में है, सो वी आर इनटू द बेस्ट टाइम आल्सो, वी आर इनटू द वर्स्ट टाइम आल्सो। तो ये पूरा जो है इस बार का जो नोटिफिकेशन आया तो उसके रिलेटेड है, तो आप इसको एक बार देखना और इस फॉर्म को ध्यान से फिल करना है ना। तो कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क।